भारत में पिछले 2 दिनों से 90,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं। हालांकि मरीजों के ठीक होने की दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी के कारण भारत की हालत दुनिया के कई अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। लेकिन तेज रफ्तार से केस आने के कारण हम कोरोना केसेस की वर्ल्ड लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। भारत में अब तक कुल 42,04,614 कोरोना केस दर्ज किए जा चुके हैं। हमसे ज्यादा कोविड-19 महामारी के मामले में अमेरिका ही सबसे आगे है। भारत ने रविवार को 90,802 नए केस के साथ ही इस मामले में ब्राजील को पीछे छोड़ दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 1016 मरीजों की मौतें हुई हैं। कुल मौतों की संख्या 71,642 हो गई है। वहीं इजराइल में मरीजों की संख्या 8,82,542 है, जबकि 32,50,429 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। देश में रविवार को 90,632 नए केस के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 41,13,811 हो गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार सुबह 8 बजे के आंकड़े पेश करते हुए बताया कि पिछले 24 घंटे में देश में 73,642 कोविड-19 मरीज रिकवर हो चुके हैं। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या में 15,925 का इजाफा हुआ है, यानी इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 8,62,320 हो गई है। उस दौरान 1,065 मरीजों की मौतें भी हुई है और महामारी से देश में कुल मौतों का आंकड़ा 70,626 के पार हो गया। अब रविवार को भी 90,802 केस सामने आए। देश में कोविड-19 महामारी से ग्रसित मरीजों के ठीक होने की दर भी लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 77.32% कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं सिर्फ 31% ही इलाजरत हैं। वहीं मृत्यु दर घटकर 1.72% हो गई है, यानी महामारी से हर 100 पीड़ितों में 2 मरीजों की भी जान नहीं जा रही है। देश में कोरोना संक्रमण की जांच वाली प्रयोगशालाओं की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। अब तक देश में 1,65,842 लैब्स हो गए हैं, जहां कोविड-19 टेस्टिंग हो रही है। इस कारण रोजाना हो रहे सैंपल्स की जांच में भी तेजी आई है। अकेले रविवार को 7,20,362 सैंपल्स की जांच की गई। इसके साथ ही 6 सितंबर तक देश में कुल 4,95,51,560 सैंपल्स की जांच पूरी कर ली गई है। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना की जोरदार जवाबी कार्रवाई से बौखलाए चीन ने इस इलाके में कई जगहों पर और ज्यादा सैनिक और टैंक भेजे हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से ये पता चलता है कि चीन के गतिरोध वाले पॉइंट्स पर अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। इसके अलावा चीन इन इलाकों में नए सैन्य ठिकाने बनाने में भी जुटा हुआ है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की इस कार्रवाई से यह साफ नजर आ रहा है कि भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच मॉस्को में वार्ता के बाद भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। चीन अब सभी गतिरोध वाली जगहों पर और ज्यादा सैनिक और टैंक तैनात कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही पक्षों के करीब 1 लाख सैनिक पूर्वी लद्दाख में तैनात हैं। चीन वार्ता के टेबल पर तनाव घटाने की बात तो कर रहा है, लेकिन जमीन पर वह लगातार सैन्य तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करने में जुटा हुआ है। इससे पहले 29 और 31 अगस्त के बीच चीन की सेना ने उकसावे की कार्रवाई करते हुए पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय सेना ने उसे विफल कर दिया था। यही नहीं, बाद में भारतीय सैनिकों ने पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर स्थित लगभग सभी प्रमुख चोटियों पर अपना कब्जा कर लिया था। चीन के सैनिकों की तैनाती बढ़ाने से दक्षिणी किनारे पर तनाव काफी बढ़ गया है। चीन की इस ताजा कार्रवाई का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने भी अपनी तैनाती बढ़ा दी है। आपको बता दें कि मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री को बहुत कड़े अंदाज में अपना जवाब दिया था।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पूर्वी लद्दाख में तनाव का एकमात्र कारण चीनी सैनिकों का आक्रामक रवैया है और ऐसा चलता रहा तो भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी जांच में कई लोगों से पूछताछ कर हिरासत में लिया है। रविवार को लगभग 7 घंटे की पूछताछ के बाद एनसीबी ने सोमवार को एक बार फिर रिया चक्रवर्ती को जवाब तलब करने के लिए अपने दफ्तर बुलाया। ऐसा माना जा रहा है कि सोमवार को शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को सामने बैठाकर रिया से पूछताछ हो सकती है। आपको बता दें कि रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा पहले ही 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड में हैं। अब सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत को भी 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड पर भेज दिया गया है। रविवार को मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। रिया ने माना कि सुशांत के घर में ड्रग्स आता था, तो वहीं दीपेश ने कबूला कि रिया ने उसे ड्रग्स लेने के लिए कहा था। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल से जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक और कथित ड्रग पैडलर अनुज केशवानी को हिरासत में लिया है। अनुज का नाम पहले से ड्रग पैडलिंग में हिरासत में लिए गए कैजेन इब्राहिम ने पूछताछ में लिया था। रविवार की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि घर में जो भी ड्रग्स आया वह केवल सुशांत सिंह राजपूत के लिए था, लेकिन उन्होंने कभी भी ड्रग्स नहीं लिया। हालांकि रिया को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन उनके वकील सतीश माने शिंदे का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रिया गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है और किसी भी ब्लड टेस्ट से यह साबित हो जाएगा कि उन्होंने कभी कोई ड्रग नहीं लिया। दिल्ली एनसीआर के लोगों की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो ट्रेन 5 महीनों बाद पटरी पर लौट आई है। मेट्रो यात्रा को कोरोना फ्री बनाने के लिए व्यापक स्तर पर काम किया गया है। डीएमआरसी और एनएमआरसी दोनों ने गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस काफी सख्त बनाई गई हैं और इनका पालन न करने वाले यात्रियों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। नोएडा मेट्रो में सफर करते वक्त अगर आप बिना फेस मास्क यात्रा करते पाए गए तो आपको 500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं अगर आप कहीं भी थूकते हुए पकड़े गए तो 100 रुपए वसूले जाएंगे। एक्वा लाइन के नाम से पहचानी जाने वाली नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो की सेवाएं सोमवार से शुरू हो गई हैं। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे अहम कदम है। इसके कारण मेट्रो को 5 महीनों के लिए बंद कर दिया गया था। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने शनिवार को कहा कि अब मेट्रो सेवा शुरू होने पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 से बचाव के उपायों को सख्ती से लागू किया जाएगा। बिना मास्क यात्रा करने वाले यात्रियों पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। मेट्रो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से 9 बजे के बीच 15-15 मिनट के अंतराल पर चलेगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 से 11 बजे के बीच मेट्रो का संचालन होगा। मेट्रो संचालन के दौरान मेट्रो रेल का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच रखा जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। सोमवार सुबह एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हर गलत दौड़ में देश आगे है, कोरोना संक्रमण के आंकड़े हो या जीडीपी में गिरावट। राहुल ने मोदी सरकार की तुलना शुतुरमुर्ग से करते हुए कहा कि वह देश को संकट में डालकर समाधान नहीं ढूंढती। उन्होंने लिखा, मोदी सरकार देश को संकट में पहुंचाकर समाधान ढूंढने के बजाय शुतुरमुर्ग बन जाती है। राहुल ने एक दिन पहले जीडीपी में गिरावट के पिछले जीएसटी को जिम्मेदार ठहराया था। वह इसे गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं। राहुल गांधी इन दिनों एक वीडियो सीरीज चला रहे हैं। इसमें वे समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय सामने रखते हैं। रविवार को पोस्ट किए गए वीडियो में उन्होंने जीएसटी को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के लिए दूसरा बड़ा आक्रमण है।
इसके दोषपूर्ण कार्यान्वयन ने अर्थव्यवस्था का सर्वनाश कर दिया है। वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी यूपीए सरकार का आइडिया था, एक टैक्स, सरल टैक्स और साधारण, लेकिन एनडीए ने इसे जटिल बनाकर रख दिया। राहुल ने कहा, एनडीए सरकार द्वारा लागू जीएसटी में 4 अलग अलग टैक्स हैं, 28% तक टैक्स हैं और बड़ा जटिल है, समझने को बहुत मुश्किल टैक्स है। गांधी ने सवालिया लहजे में कहा कि देश में 4 अलग अलग टैक्स रेट क्यों हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार चाहती है कि जिसकी जीएसटी तक पहुंच हो वो इसे आसानी से बदल पाए और जिसकी पहुंच ना हो पाए वो जीएसटी के बारे में कुछ ना कर पाए। हिंदुस्तान के 15 से 20 उद्योगपतियों की पहुंच है, तो वे जो भी टैक्स का कानून बदलना चाहते हैं वे इस जीएसटी रेजिम में आसानी से बदल सकते हैं।